उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक गांव था करमपुर। यह गांव कभी अपनी हरियाली, मंदिरों, त्योहारों और लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सुबह खेतों में काम करते, दोपहर को मंदिरों में पूजा करते और शाम को चौपाल में बैठकर किस्से कहानियां सुनते थे। सब कुछ शांत और सुंदर था, पर 1987 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं उस रात पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह जब पास के गांव से कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वीरान हवेलियां, टूटी दीवारें और सन्नाटा मिला। कोई आदमी, औरत या बच्चा नजर नहीं आया, जैसे पूरा गांव मिटा दिया गया हो। प्रशासन ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। करमपुर धीरे धीरे एक भूतिया रहस्य बन गया। 30 साल बाद यह रहस्य एक युवा पत्रकार आदित्य वर्मा के हाथ लगा। आदित्य रहस्य और अंधविश्वास से जुड़े मामलों की तह तक जाने के लिए जाना जाता था। उसे करमपुर की कहानी एक पुरानी पत्रिका के लेख में मिली और कुछ तो ऐसा था जो उसे गांव की ओर खींच लाया। उसने तुरंत जाने की तैयारी शुरू कर दी। जीप में कैमरा, रिकॉर्डर, डायरी और टॉर्च लेकर वह निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव की ओर बढ़ा, मोबाइल सिग्नल गायब होने लगा और रास्ता उबड़ खाबड़ होता चला गया। रास्ते में झाड़ियां, वीरान खेत और अजीब सन्नाटा था। सूर्य ढलने से ठीक पहले वह गांव की सीमा तक पहुंचा, जहां एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड खड़ा था। उस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, यहां अंधेरा सोता नहीं, लौट जाओ। आदित्य कुछ देर साइन बोर्ड को देखता रहा, फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गया। गांव में घुसते ही एक भारी सन्नाटा उसे घेरने लगा। हर घर बंद था, खिड़कियां टूटी हुई थी और पेड़ों की शाखें दीवारों पर झुकी थीं। सूखी और काली पत्तियां जमीन पर बिखरी थीं, जैसे किसी जहरीले धुएं में जल गई हों। गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी, काली, भूतहा और रहस्यमयी। कहा जाता था कि यह हवेली ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी, जो गांव के जमींदार थे। आदित्य ने तय किया कि वह रात इसी हवेली में बिताएगा। दरवाजे भारी थे, पर जोर लगाने पर खुल गए। अंदर अंधेरा और एक अजीब सीलन भरी बदबू थी। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर मोटी धूल और छत से बूंदें टपक रही थीं। वह धीरे धीरे कमरे दर कमरे घूमता रहा और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। रात के लगभग 11 बजे जब वह हवेली के एक कमरे में बैठा हुआ नोट्स ले रहा था, तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। आदित्य ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। ऊपर एक कमरा खुला था और उसमें एक बच्चा खिड़की पर बैठा था, लगभग 10 साल का। गंदे कपड़े पहने, सफ़ेद आंखें और एक ठंडी सूनी नज़र। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने बिना देखे कहा, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। और अगले ही पल गायब हो गया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, हम सब यहीं हैं, रुक कर देखो। आदित्य का शरीर कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके सब नोट किया। आधी रात होते होते हवेली की दीवारों से अजीब खरोंचों की आवाज़ें आने लगीं। टॉर्च की रोशनी बार बार धीमी हो रही थी। तभी हवेली के पिछले हिस्से के एक झरोखे से धीमे स्वर में किसी औरत की लोरी सुनाई दी, सो जा री लाली। रात अंधेरी आई। आदित्य खिड़की के पास गया और देखा एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें बंद और हाथ में एक फटी हुई गुड़िया। वह लोरी गा रही थी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं और होंठ फटे हुए। अचानक वह जोर से चीखने लगी, एक ऐसी चीख जिससे दीवारें हिल गईं। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और टॉर्च हाथ से छूट गई। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, हमें मुक्त करो। उसे अपनी डायरी की बात याद आई। करमपुर की आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उनका नाम लेकर उन्हें पुकारे और उनकी कहानी सबके सामने लाए। उसने हवेली के कमरों में जाकर नाम पुकारना